हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.3 का करेंगे। एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल वाले का सॉल्यूशन हो गया था। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे, मुझे मालूम है। चलिए नेक्स्ट को आज हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली हैविंग, और ए डॉट बी भी दिया हुआ है। ए डॉट बी का वैल्यू जो है वो √6 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन पढ़ने पर पता चला कि ए का मैग्नीट्यूड √3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी का वैल्यू √6 है। तब कहता है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू √6। ठीक है, ए का मॉड कितना है? √3 है, बी का मॉड 2 है इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √6, है ना। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में उधर चला जाएगा डिवीजन में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाना है √6 बाई √3 इंटू 2। सॉल्व कर दीजिए मित्रों। कॉस थीटा, इस √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। नीचे में √3 पहले से है, 2 भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब सोच के देखिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया? √2 अपॉन क्या आया? 2 आया ना। इस 2 को चाहें तो √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और आपको पता है कि कॉस का वैल्यू 1/√2 जो होता है वो π/4 यानी 45 डिग्री पर होता है। अब दोनों जगह से कॉस हटा दीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4 आंसर। तो दो वेक्टर के बीच हमने इस तरीके से एंगल निकाल लिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, यहाँ देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए, वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। हम लोगों को वेक्टर इसके और इस वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का कुछ नाम दे दिया। इस वेक्टर का हमने नाम ए दे दिया, इस वेक्टर का हमने नाम बी दे दिया। अब हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करिए। किसका यूज करिए? डॉट प्रोडक्ट का। कहिएगा सर क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ना लगाना आसान होता है। तो लगाइए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। हमको यहाँ से थीटा निकालना है, मतलब कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस निकालिएगा तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवीजन में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाना है ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। अब सबका वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है? I-2j + 3k। ठीक है, अब बगल में डॉट, बी का वैल्यू कितना दिया है? 3I - 2j + k डिवाइडेड बाय, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए का तो यही वैल्यू है, बी का ये वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √I का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहाँ भी निकाल लीजिए, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो I का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9,
जे का क्वेश्चन -2 का स्क्वायर 4, के का क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 1। तो चलिए देखिए सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, आपको डॉट करने आता है, आई वाले को आई के साथ करिएगा तो 3 आ जाएगा, जे वाले को जे से करिएगा तो +4 हो जाएगा, और के वाले को के से करिएगा तो +3 आ जाएगा। तो कैसे डॉट करते हैं, आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ तो 3 आ गया, जे वाले को जे के साथ तो +4 हो गया, के वाले को के के साथ तो वो 3 हो गया, और नीचे में यहाँ भी √14 और वहाँ भी √14, दोनों जगह √14 हो गया ना। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया, ऊपर में आ जाएगा 4 3 7 3 10, ऊपर 10 हो गया, और नीचे √14 इंटू √14 मतलब √14 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम लोग 14 लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया यहाँ से 5/7। तो थीटा निकालिए, थीटा निकालेगा तो cos उधर जा करके इन्वर्स लग जाएगा, यानी cos इन्वर्स इज इक्वल टू 5/7 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना, √14 इंटू √14 का होल स्क्वायर, और √14 का होल स्क्वायर मतलब 14 हो गया, इसको काट करेंगे तो 5/7 हो गया। थीटा निकालना है तो cos को हटा दिए, cos हटाएंगे तो सिंपल cos उधर जाकर के इन्वर्स लग जाएगा। हो गया, कितना सिंपल था, इस तरीके से आप बना लीजिएगा, इस तरह से जब भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड, कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन दिस, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर चाहिए, है ना। तो कुछ नाम दे दीजिए। तो पहले लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई + 3j + 7k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i - j + 8k, है ना। क्वेश्चन का कहना है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बाबू इसका फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो पहले दोनों का डॉट करते थे, किसके ऊपर, ए का बी के ऊपर ना, तो बी के ऊपर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ध्यान सुनिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए तो पहले दोनों का डॉट लिख लीजिए, और जिसके ऊपर चाहिए उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, है ना। ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, i + 3j + 7k, ठीक है। अब बी का वैल्यू दिया हुआ है 7i - j + 8k, नीचे रख दिए, बीच में डॉट है यहाँ पर, और नीचे में बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर लगाइए, वेक्टर बी यही ना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर 49, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर 64 हो गया। चलिए सॉल्व करिए, आई वाले को आई के साथ कोफिशिएंट को केवल मल्टीप्लाई करना है तो 7 हो जाएगा, जे वाले को जे के साथ तो -3 हो जाएगा, के वाले को के साथ कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 49 × 50, अब 50 अब +64 मतलब हो जाएगा 114 हो जाएगा ना। चलिए ऊपर कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4, ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया √114, ये आपका प्रोजेक्शन का आंसर हो गया। क्या समझे अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन, इस तरीके से जो हम लोग प्रोजेक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कहता है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। कहता है यहाँ ये जो 3 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर यह, एक वेक्टर यह और एक वेक्टर यह,
आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों ही वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। पहला पार्ट है, तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, पहले पहला पार्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पहला पार्ट करिए। तो पहला पार्ट को करने के लिए सबसे पहले सब वेक्टर का कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, पहला वाला मान लीजिए 1/7 × 2i + 3j + 6k। वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 × 3i - 6j + 2k। वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/7 × 6i + 2j - 3k। मित्रों, इन सब को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है। और आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 आता है क्या? 1 आ गया तो यूनिट प्रूफ हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 आता है क्या? 1 अगर आ गया तो यूनिट प्रूफ हो गया। सी का निकाल के देखिए, सी का निकाल के देखिए, अगर सी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। तो आप ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो। अगर सबका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो समझिए ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यार सिंपल सा चीज़ है। ये 1/7 बाहर में है ना, इसको बाहर में रहने दीजिए। सिर्फ इसको ले लीजिए √अंडर, है ना। आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 और के का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा इसको देखिए। ये 1/7 बाहर वाला है और ये 36 और 4 39 और 9 49 पर कितना होता है? 7। कट गया, देखिए 1 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया ना। ये कौन सा वेक्टर प्रूफ हो गया? इसका मतलब आपका ये जो ए है आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, है ना। ठीक उसी प्रकार बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, है ना। बी का निकाल के देखिए तो 1/7 यहाँ भी बाहर में है, फिर √अंडर लगा दीजिए। आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4। फिर इसको सॉल्व करिए तो 1/7 अंदर में ये 49 हो जाएगा। 49 का √7 होता है, कट के आ गया 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसका मतलब बी इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब बी भी कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। समझ रहे हमारी बात को? इस तरीके से आप सी वाला को भी चेक कर सकते हैं। नहीं, चलिए हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया आपको। इस तरीके से सी वाला का भी मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा, 1 आ गया तो वो भी जो है यूनिट वेक्टर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की अब हम लोग बात करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? also show that they are mutually perpendicular to each other। मतलब हमको ये भी प्रूफ करना है कि यह ए बी सी जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है। जिस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है ना, वैसा ही प्रूफ करना है कि ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है और सी ए पर परपेंडिकुलर है। क्या क्या प्रूफ करना है? ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है और सी ए पर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करिएगा? तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया
तो समझ जाएंगे कि वो दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर करके देखो, अगर 0 के बराबर आ गया तब समझ जाइएगा कि आपका वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। तो चलिए करके देखते हैं, निकाल के देखिए। सबसे पहले ए डॉट बी करिए, है ना। सबसे पहले ए डॉट बी करते हैं, तो करिए ना। देखिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर बी का वैल्यू दिया, डॉट करिए, है ना। ए डॉट बी करना है ना, डॉट प्रोडक्ट दोनों का। ध्यान अच्छे तरीके से समझिए कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक काम करिए, दोनों में 1/7 है ना कॉमन, बाहर कर लीजिए। हमने ए और बी का डॉट किया, सबसे पहले ए और बी का डॉट किया, तो आप देखिए कि 1/7 दोनों में है, हमने कॉमन करके बाहर कर लिया। अब करिए डॉट। अब पता है ना आई वाले को ऐसे करते हैं, तो करिए आई वाले को ऐसे, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हो जाएगा कितना 6। फिर जे वाले को जैसे, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर -6 हो जाएगा -18। फिर के वाले को कैसे, तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा +12। आप गौर से देखिए, ये अंदर का जो वैल्यू हो गया ये पूरा 12 6 18 में से 18 गया 0, और 0 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0, है ना। ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ गया ना, और डॉट जैसे ही 0 आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। अब क्या करो, बी डॉट सी निकाल के देखो, वेक्टर बी डॉट सी निकाल के देखो, वेक्टर बी डॉट सी निकाल के देखना है। तो बी और सी का डॉट करिए, तो देखिए यहाँ पर बी और सी है, मेरा हाथ देख रहे ना। तो यहाँ भी देखिए दोनों बी और सी में फिर से 1/7 कॉमन है, तो 1/7 कॉमन कर लिए। अब करिए आई वाले को आई के साथ, तो 18 हो जाएगा, जे वाले को जे के साथ तो -12 हो जाएगा, और के वाले को के साथ तो -6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में 18 और ये हो जाएगा माइनस में 18, तो ये भी 0 आ जाएगा। 0 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। फिर से देखिए बी और सी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी पर। अब कौन बचा, हमने ए और बी का डॉट कर लिया, बी और सी का डॉट कर लिया। अब सी को एक साथ डॉट करते हैं, तो करिए सी को एक साथ डॉट, तो सी डॉट ए करते हैं, सी डॉट ए करते हैं, है ना। तो देखिए सी डॉट ए, ध्यान से सुनिए, तो सी को एक साथ डॉट करेंगे। मेरा उंगली देखिए, यहाँ है सी और यहाँ पर है ए, यहाँ है सी और यहाँ पर है ए, डॉट करना है ना। देखिए सी और ए दोनों में 1/7 है, कॉमन कर सकते हैं ना। तो चलिए 1/7 हमने यहाँ पर बाहर में कॉमन करके लिख लिया। करिए अब डॉट। अब कैसे करेंगे, आई वाले को आई के साथ, तो आई वाला यहाँ सी है, यहाँ पर ए है ना, डॉट करेगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, ये प्लस में 12 आ जाएगा। फिर जे वाले को करिए, तो यहाँ पर 2 है सी वाला में, और यहाँ पर 3 है जे, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर के वाला को करिए, तो के वाला यहाँ -3 है और यहाँ पर +6 है, तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अरे समझे ना आप लोग, ए और सी, ये जो सी और ए है इन दोनों का डॉट किए, दोनों में 1/7 था, कॉमन कर लिए। फिर 6 2 जा 12 किए, फिर 2 3 जा 6 किए, अब फिर -3 6 जा -18 किए, और यहाँ पर हमने लिख दिया। अब सॉल्व किया तो देखिए ये भी आपको जो है 0 आ जाएगा। 12 6 18 में से 18 गया तो 0, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से सी जो है वो ए पर परपेंडिकुलर हो गया। यानी आप गौर से देखिए, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया, बी सी पर परपेंडिकुलर हो गया, और सी ए पर परपेंडिकुलर हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझें कितना इजी काम है परपेंडिकुलर प्रूफ करना, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। समझ गए, चलिए कोई दिक्कत हो, दिक्कत नहीं रखिएगा। हम बोले हैं एज अ होम ट्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है। चलो नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर
क्या है देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और यह निकालने के लिए दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है। कोई बात नहीं, दो दो कंडीशन आपके पास। चलिए सॉल्व करते हैं। लेकर बढ़िए इस वाला कंडीशन को। क्या दिया है कंडीशन कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया है ना। चलिए सॉल्व करिए। तो हम आपको बोले हैं कि डॉट प्रोडक्ट, बीच में यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब एज ए डॉट प्रोडक्ट है ना। हम आपको बोले हैं डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिंपल अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। तो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होना चाहिए, a का स्क्वायर मतलब वेक्टर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब वेक्टर b का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 8। हम आपको बता चुके हैं वेक्टर का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वेक्टर का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वेक्टर का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वेक्टर का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 8। वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों बात सेम होता है। अब क्या करिए, यहाँ पर दो वेरिएबल है ए और बी, तो एक साथ में तो फाइंड हो नहीं पाएगा, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड कंडीशन का यूज़ कर लीजिए। सेकंड कंडीशन में ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड दिया है ना। तो यहाँ ए की जगह पर रख दीजिए 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस बगल में वेक्टर बी का स्क्वायर तो पहले से है, इज इक्वल टू 8 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 64 में से गया तो कितना हो जाएगा 63, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। ये मल्टीप्लीकेशन में गया, डिवीजन में तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8/63। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8/63, है ना। सॉल्व करना है तो थोड़ा कर लीजिए इसको। 8 का रूट कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, इसका हो जाएगा 2√2, और 63 का कितना हो जाएगा 9 7 63, मतलब 9 7 जा तो 9 का हो जाएगा 3 और 7 का हो जाएगा नहीं कुछ आएगा तो इतना हो जाएगा। ये हमारा बी का मैग्नीट्यूड आंसर आ गया। हमको ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सेकंड वाला कंडीशन को दोबारा लेके बढ़िए। सेकंड कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। चलिए लिख लीजिए 8, अब बी का मैग्नीट्यूड है ना बगल में, अभी तुरंत आपने फाइंड किया बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 2√2 अपॉन 3√7, 2√2 अपॉन 3√7। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये 16√2 अपॉन 3√7 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपने दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इवैल्यूट द प्रोडक्ट, खाली इसको मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या है 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। एकदम सिंपल अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करिए बारी बारी। पहले 3a से कर लीजिए, तो 3a से ऐसा करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बताया कि वेक्टर का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो 3 2 जा 6a स्क्वायर हो गया। फिर 3 को 7 से करिए कितना हो जाएगा 21, a और डॉट b हो जाएगा। डॉट है ना बीच में, तो डॉट लिख रहे हैं। a से हो गया। अब इससे करिए माइनस वाला से, तो माइनस 5b कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10b डॉट a हो जाएगा। फिर ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचाइए 6a का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर
-35 बी का स्क्वायर हुआ। और ये देखिए आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, इसका मतलब ये पूरा टर्म सेम हो गया। 21 में से 10 गया तो कितना बचा, +11 ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ये हमारा बच गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना। सिंपल मल्टीप्लीकेशन था, अलजेब्रा की तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी। इससे पहले इन दोनों का किया, फिर इससे इन दोनों का किया, फिर जो अरेंजमेंट था करना कर दिए। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो 21 ए डॉट बी -10 तो कितना बचा, 11 ए डॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब सॉल्यूशन में कहा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी ए का मैग्नीट्यूड इजिकल टू बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इसका मतलब जो ए का आंसर होगा वही बी का आंसर होगा। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, उसके बीच का एंगल जो है थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी का जो वैल्यू दिया है वो 1/2 दिया है। तो ये तो सिंपल सा काम हो गया। तो बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला पता है ना, ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है इजिकल टू 1/2। आप देखिए ए का मॉड और बी का मॉड तो सेम है, तो यहाँ ए का मॉड है रहने देते हैं, यहाँ बी को भी हटा के ए रख सकते हैं, बी को भी हटा करके हम लोग यहाँ पर ए रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ए का मॉड और बी का मॉड तो सेम है, तो ए का ए रहने दिए, अब बी को भी हटा के हम लोग ए रख सकते हैं। अब बगल में कॉस थीटा, थीटा का कितना दिया है 60 डिग्री, 1/2 करेक्ट है। अब क्या हो गया बताइए, मॉड ए इंटू मॉड ए, यानी मॉड ए का स्क्वायर हो गया, अब कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 इजिकल टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इजिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ गया 1। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का रूट हो जाएगा 1। तो जितना ए का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये भी 1। यानी आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आया ना, इसका मतलब कह सकते हैं आपका कि ए एंड वेक्टर बी जो है आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये जो है यूनिट वेक्टर से। समझ गए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, बीच का एंगल दिया था, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा कर सॉल्व किया, सिंपली बन गया, है ना। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। कहता है जबकि यह जो वेक्टर है ए वाला वह यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन में कहा कि एक्स का मैग्नीट्यूड निकालो, ये निकालना है, और ए के बारे में कहा है कि ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब ए, अगर ए इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है। और ये कंडीशन एक और दिया है, क्या अगला कंडीशन, x प्लस ए डॉट एक्स माइनस ए इजिकल टू 12। आप कहिएगा सर क्वेश्चन में तो डॉट नहीं लिखा हुआ था, आप काहे लिखे। मित्र कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डॉट ही समझते हैं, है ना। अभी तो सिंपल हो गया, ये सिंपल अलजेब्रा की तरह लग जाएगा फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप नहीं हो गया ये, अरे हो गया ना फार्मूला, अलजेब्रा में होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा का, तो वही लगा देते हैं यहाँ पर। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या हुआ, ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर ए है
तो a का स्क्वायर मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला जब लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो होगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x वाले का, x स्क्वायर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर होगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। समझे? वेक्टर का स्क्वायर बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर बोलो, दोनों बात सेम है। ध्यान सुनिए, वेक्टर का स्क्वायर या वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों सेम चीज है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए ये जो वेक्टर ए है उनका मैग्नीट्यूड 1 दिया है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इजिकल टू 12 है ना। तो x का जो स्क्वायर कितना हो गया, माइनस में क्या उधर प्लस में, तो 13 हो जाएगा। इस वाला हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना जाएगा, √13 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ 10 नंबर है उसको देख लिया जाए। देखिए 10 नंबर, ठीक है, क्या कहता है देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान सुनिए, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है, आर सच दैट, इस तरीके से दिया है कि ये जो ए प्लस लेमडा है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, मतलब ए प्लस लेमडा जो है वो सी पर परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, ये जो a प्लस लेमडा है वो c पर परपेंडिकुलर है। सबसे पहले सारा वेक्टर का वैल्यू लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना दिया, 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर b का वैल्यू कितना दिया, -i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, हम यहाँ वेक्टर c ले देते हैं। वेक्टर c का वैल्यू कितना दिया, 3i प्लस j, है ना। अब क्वेश्चन को फिर समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो a प्लस लेमडा बी है, ये जो a प्लस लेमडा बी है वो इस c पर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है लेमडा निकालो। तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में हमको c पता है लेकिन a प्लस लेमडा भी नहीं पता है, तो सबसे पहले a प्लस लेमडा भी फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर a प्लस लेमडा बी का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड कर लेते हैं, है ना, तब बात करेंगे। तो a का जो वैल्यू दिया है 2i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है, ठीक, बीच में प्लस है, फिर लेमडा है, बगल में b है, b का वैल्यू कितना दिया, -i प्लस 2j प्लस k दिया है। ठीक है, चलिए ये 2i हो गया, 2j हो गया और ये 3k हो गया। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस लेमडा आई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा j हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू k हो जाएगा। लेमडा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कॉमन हमने कॉमन कर लिए, देखिए ये i वाला और ये i वाला, i कॉमन होगा तो यहाँ से i कॉमन होगा तो 2 बचेगा, यहाँ से i कॉमन होगा तो माइनस लेमडा बचेगा, बाहर में i, ये j वाला और यहाँ भी j वाला, इसमें से j कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, इसमें से j कॉमन करेंगे तो प्लस 2 लेमडा बचेगा, बाहर में j, ये k वाला और ये भी k वाला, तो k कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा और वहाँ से लेमडा बचेगा, हो गया ये, है ना। ऐसा करिए, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, इस नाम को कुछ मान लेते हैं, मान लेते इस नाम को r ही मान लेते हैं, है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर r का वैल्यू आ गया। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो a प्लस लेमडा बी है और c जो है वो परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो a प्लस लेमडा बी वेक्टर है, a प्लस लेमडा बी जो वेक्टर है उसका डॉट अगर c के साथ करें तो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है,
तो जब जब परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हमने इस बड़े से नाम को आर मान चुका हो, आर मान लिए हैं, तो इसके जगह पर आर रख देते हैं, आर डॉट सी बराबर जीरो। अब करिए आर और सी का डॉट, देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आर है, तो करिए डॉट। डॉट कैसे करिएगा, आई वाले को आई के साथ, है ना। तो देखिए आर का जो, आर में आई का कोफिशिएंट है 2 माइनस लेमडा और सी में है 3, करना है ना डॉट जी आर और सी वाले का। तो आर का वैल्यू यहाँ है और सी का वैल्यू यहाँ है, तो डॉट कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर जे वाले को जे से, फिर के वाले को के से। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 माइनस लेमडा और वहाँ है 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 हो जाएगा। अब जे वाले से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 प्लस 2 लेमडा और वहाँ पर कुछ नहीं, कितना है 1, तो प्लस 2 लेमडा और वहाँ पर जे का कुछ नहीं, तो कितना है 1। चलिए यहाँ पर के का कोफिशिएंट है 3 प्लस लेमडा, उसमें के है ही नहीं, मतलब जीरो है, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लिख के क्या करेंगे, तो के वाला पार्ट तो जीरो हो गया, खत्म। अब सॉल्व करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3 लेमडा हो गया और ये 2 प्लस 2 लेमडा हो गया बराबर 0, तो 6 2 8 हो गया, ये माइनस लेमडा हो गया बराबर 0 हो जाएगा ना, माइनस लेमडा ना, माइनस में गया तब प्लस में लेमडा, यानी लेमडा का जो वैल्यू आ गया हमारा 8 आ गया। ये तो क्वेश्चन में कर रहा था कि लेमडा फाइंड करें, देखिए लेमडा निकल गया ना, इतना इजी था, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करना था, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ है, उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, सो दैट, ये जो वेक्टर है ये, एंड सो दैट वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, यहाँ दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर है मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए, मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए, प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर जीरो आ गया तो समझ जाएंगे परपेंडिकुलर है। अरे परपेंडिकुलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट बउआ जीरो होना चाहिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो क्या जीरो आ रहा है, निकाल के देखो। पहला वाला वेक्टर क्या है, ए का मॉड इंटू बी प्लस बी का मॉड इंटू ए का डॉट करिए, दूसरा वेक्टर कौन है, ए का मॉड इंटू बी माइनस बी का मॉड इंटू ए, करिए डॉट, लिख दिए। अब ये तो सिंपल, आप गौर से देखिए तो ये अगर इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, तो आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यह ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं आ गया अलजेब्रा के फॉर्मूला पर। इस पूरे को अगर ए मानो, इसको बी मानो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे यह है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे यह है मॉड बी इंटू ए, इसका स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी इंटू माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कर दिए। अब इंटू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और सिंपल डॉट प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मूला होता है वो सिंपल अलजेब्रा की तरह ही होता है, इसलिए हमने सिंपल अलजेब्रा की तरह फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब बी का भी स्क्वायर होगा, तो वेक्टर बी का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर का स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम होता है, तो बी स्क्वायर वाला इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी स्क्वायर होगा तो यहाँ बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ होगा वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए तो ई और ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं लग रहा है आपको देखने में, अच्छा ठीक है, नहीं लग रहा, पलट दीजिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है ना, इसको पलट के लिखिए, तो ए वाले को पहले लिख लीजिए, अब बी वाले को बाद में लिख लीजिए। अब तो सेम लगा ना, इसका मतलब कितना आएगा सोल्व करने पर, ये जीरो आ गया। जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया इसका मतलब कह सकते हैं
जो वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में वेक्टर, ए का मॉड इंटू बी प्लस बी का मॉड इंटू ए, ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए का मॉड प्लस बी माइनस बी का मॉड इंटू ए, इसके परपेंडिकुलर है, जो प्रूफ हो गया। समझ गए ना। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमने डॉट परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए कहा था, तो डॉट प्रूफ करके देखें, आ गया 0, इसका मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। दिया है a डॉट ए बराबर 0 एंड a डॉट बी बराबर 0, दो कंडीशन दिया है। तो कहता है देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी, तो कहता है वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं, तो चलिए पहला वाला कंडीशन लेके बढ़िए। तो a डॉट ए बराबर 0 दिया है, इसका मतलब ये हुआ a डॉट ए का मतलब वेक्टर a का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रा की तरह चलेगा। सिंपल अलजेब्रा मतलब a इंटू ए हो जाएगा ना, तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का कितना आ जाएगा 0, मतलब a का मैग्नीट्यूड आ गया 0। अब सेकंड कंडीशन लेकर बढ़िए। तो सेकंड कंडीशन है कि a डॉट बी बराबर 0 है। ठीक है ना। चलिए अब बताइए इसका फॉर्मूला बताइए। तो a का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए, अभी आपने देखा कि फर्स्ट कंडीशन को जब हमने सॉल्व किया तो a का मॉड कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आ गया। अब सोचिए जब ये वाला वैल्यू 0 आ गया तो इस 0 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, यानी यह लोग कुछ भी हो जाए, कितनों बड़का सुरमा हो जाए, यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हाल 0 हो जाएगा। मतलब इधर वाले का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब इधर वाला का वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो इधर वाला में तो वेक्टर बी भी पकड़ा गया ना, इसका मतलब वेक्टर बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, एनी वेक्टर है ना। वेक्टर बी जो है वो कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर बी जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि जब यही पार्ट 0 हो गया, इधर का कुछ भी रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होना है हमेशा, इधर कुछ भी हो सकता है, तो उधर इसी इधर कुछ भी हो सकता है, उधर ना बी पकड़ा गया, इसका मतलब बी को वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो बी इज एनी वेक्टर, बी कोई भी वेक्टर है ना। यही हमको पता चला कि बी जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब यह 0 आ गया तो इधर वाले के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमको आंसर लाना है 0। अब यह 0 आ गया तो इसमें इधर वाला कुछ भी होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है ना। इसका मतलब इधर वाला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इधर वाला कुछ भी, इसका मतलब बी का वैल्यू कुछ भी, मतलब कुछ भी ले लीजिए, संभव है। तो पता चला इस क्वेश्चन में कि बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसकी बात करिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी 1। यूनिट वेक्टर का खासियत है ना कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। फिर दिया है कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया है 0 वेक्टर। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। बहुत आसान है, आप क्या करो, दोनों तरफ इस वेक्टर को स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला सिंपल अलजेब्रा की तरह चलता है ना। तो करिए होल स्क्वायर,
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बार बार बता रहे हैं, वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना। और फिर क्या होता है 2ab, तो a इंटू बी ना, तो यहाँ इंटू की जगह पर डॉट लिखेंगे, फिर 2bc, तो 2b इंटू सी ना, तो b डॉट सी लिखेंगे, फिर 2ca, c डॉट a लिखेंगे। होता है ना फॉर्मूला जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लिख दिए। और RHS में क्या था, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जीरो का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होता है, तो इधर वाला आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए a का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, b का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, c का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, c का मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि a b का मैग्नीट्यूड 1 है। अब a b c का मैग्नीट्यूड 1 इसलिए हुआ था क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि a b c जो है वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही ना होता है, इसलिए हमने यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब जो बचा क्या, इन सब में से 2 कॉमन होगा, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा a डॉट बी, यहाँ से बचेगा b डॉट सी, और यहाँ से बचेगा c डॉट a बराबर 0। बताइए ये तीनों में कितना हो गया, ये 3 हो गया ना, 3 हो गया, उधर जाएगा RHS साइड तो -3 हो जाएगा, तो 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू, ये प्लस में 3, RHS साइड जाएगा तो माइनस में 3। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा डिवीजन में, यानी a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a बराबर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो -3/2 हो जाएगा। तो हमको यह तो निकालना था, a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट a निकालना था ना। देखिए फाइंड हो गया, कितना इजी तरीके से फाइंड हो गया, समझ में आ गया सबको, कोई भारी भरकम काम नहीं किए हैं, एकदम सिंपल सा जो फॉर्मूला था हमने लगा दिया और हमारा क्वेश्चन बन गया। तो चलिए अभी अब जो है इस वीडियो में बस इतना ही तक बात करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना वो नेक्स्ट में बात करेंगे। मज़े करिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए, जरूर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, धन्यवाद।